हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद रोशनी। फिर आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 इस पैसिव रिलीफ एक्ट का। सेक्शन 34 जो है ये डिक्लेरेशन की बात करता है कि हम कोर्ट जाकर डिक्लेरेशन की डिग्री ले सकते हैं। तो हम डिक्लेरेशन की डिग्री जो है किस चीज़ पे लेंगे? ठीक है, देखो, जब हमें किसी प्रॉपर्टी को लेके या अपने किसी स्टेटस को लेके, कौन सा स्टेटस अपना, हमारा कोई लीगल स्टेटस को लेके हमें अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी कैसी कि हमें एंटिसिपेशन है कि कोई उस चीज़ को कल उस चीज़ को डिनाई कर सकता है या आज कोई इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, कोर्ट जाके एक डिग्री ले सकते हैं। कोर्ट डिक्लेयर कर देगी ये चीज़ मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा राइट है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम कोर्ट जाकर डिक्लेरेशन डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो इसके सारे प्रोविजन पढ़ते हैं आगे कि क्या है। देखो, सेक्शन 34 जो बात करता है वो है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या की गई है कि जो डिक्लेरेटरी डिग्री है वो कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट के पास कोर्ट डिस्क्रिशनरी, कोर्ट उसको ग्रांट करे ना करे, लेकिन जो ये डिस्क्रिशनरी पावर है ये आर्बिट्रेरी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी राइट है कोर्ट एज टू डिक्लेयर ऑफ स्टेटस और राइट, स्टेटस और राइट को डिक्लेयर करने का। स्टेटस यानी कि जिस चीज़ को आप लेके, जिस चीज़ की मांग को लेके आप कोर्ट गए हो, उस चीज़ के लिए आपका आपका जो आप मांग रहे हो कोर्ट से, वो उसके लिए आप एक्चुअल में उसके लिए आप एंटाइटल हो कि नहीं हो। ठीक है, तो स्टेटस या फिर राइट आपका उस प्रॉपर्टी में राइट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कोर्ट के डिस्कशन पे है। आगे पढ़ते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे क्या कहा गया, एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर और एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। इतना समझते, ठीक। देखो, एनी पर्सन मतलब यहाँ पे कोई भी जिसको क्या एंटिसिपेशन है, जिसको ये अनसर्टिनिटी है अपने उस किसको लेके, अपने या तो लीगल कैरेक्टर को लेके या फिर अपने एनी प्रॉपर्टी में कोई उसका मतलब एनी राइट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी में उसे किसी भी राइट को लेके कोई अनसर्टिनिटी है या उसको उस लीगल कैरेक्टर को लेके कोई अनसर्टिनिटी है। अनसर्टिनिटी कैसी कि कोई बंदा कोई मतलब डिनाई कर रहा है या डिनाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आते हैं। एनी पर्सन एंटाइटल, यहाँ पे जो एंटाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट यानी कि उसका कैसे एंटाइटलमेंट होनी चाहिए, उसका जो एंटाइटलमेंट है वो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एंटाइटलमेंट होनी चाहिए। यानी कि वो जो अगर कोर्ट जा रहा है डिक्लेरेशन की डिग्री लेने, तो वो ये प्रूफ करेगा कि उसका इस प्रॉपर्टी में आज मतलब जब वो सूट फाइल कर रहा है और तब से लेके और जब तक डिग्री आती है तब तक उस प्रॉपर्टी में उसका उसको मतलब वो उसमें एग्जिस्टिंग उसका प्रेजेंट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उस एंटाइटलमेंट को लेके। ठीक है, तो चाहे वो लीगल कैरेक्टर चाहे वो एनी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटाइटलमेंट कैसा होना चाहिए, वो हैज़ टू बी अ प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एंटाइटलमेंट होना चाहिए। ठीक, अब देखो किस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, मे इंस्टीट्यूट अ सूट। अब वो क्या करेगा, मे वो इंस्टीट्यूट करेगा एक सूट अगेंस्ट एनी पर्सन। अब वो जो है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट सूट, कोई व्यक्ति कौन हो सकता है, जो डिनाई कर रहा है, ये इंटरेस्टेड टू डिनाई या ये डिनाई कर सकता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति कल उसकी इस राइट को डिनाई कर सकता है। हिज टाइटल ऑफ सच कैरेक्टर और राइट, उसके उस टाइटल को उसके उस टाइटल को ऑफ सच कैरेक्टर और राइट का। एंड द कोर्ट में इन इट्स डिस्कशन, यहाँ पे कोर्ट चाहे तो कोर्ट के डिस्कशन है, मेक देयर इन अ डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल एंड द प्लांटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ। यहाँ पे इससे पहले कि कोर्ट की डिस्कशन हो गई, कोर्ट चाहे तो उसे ग्रांट कर सकता है या नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो भी सूट फाइल करने की, जो प्लेंटिफ है सूट फाइल करने वाला, उसे नीड नॉट इन सच सूट, इस सूट में उसको ज़रूरत नहीं है एनी फर्दर, किसी भी फर्दर रिलीफ को ग्रांट करने की, फर्दर रिलीफ को मांग करने की, उसको यहाँ पे कोई भी उसको ज़रूरत नहीं है। अब देखो फर्दर रिलीफ क्या होता है, फर्दर रिलीफ समझ लेते हैं। एक होता है फर्दर रिलीफ, एक होता है अल्टरनेटिव रिलीफ। जब हम फर्दर रिलीफ की बात करेंगे तो फर्दर रिलीफ का मतलब होता है कि जो हमारा पहला रिलीफ है, ठीक है, हम पहले रिलीफ की अगर मिलता है तो उसी के बेसिस पे अदर रिलीफ मिलेंगे। यानी कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में आपका डिक्लेरेशन होगा कि आपकी ये चीज़ है, ठीक है, डिक्लेरेशन होगा कि ये चीज़ आपकी है, तो किसी प्रॉपर्टी को डिक्लेरेशन हो गया, तो उस प्रॉपर्टी में अगर किसी ने आपको उस प्रॉपर्टी से आपको मतलब आपको वहाँ से किसी प्रॉपर्टी में आपका राइट था और आपको डिस्पर्जेस कर दिया गया, तो यहाँ पे आपने पहले तो आपने कोर्ट जाकर डिक्लेरेशन ले लिया कि आपकी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद आप पोजीशन का राइट कर लो। ठीक है,
ठीक है, पोजीशन राइट कर लो, ये आपका उस पर राइट है, या आप जब से वो बंदा रहता है उसको उस वहाँ पे मीन्स प्रॉफिट कर ले लो उससे। तो ये कब होगा, जब ये डिक्लेयर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में आपकी है, इस दूसरे बंदे की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम फर्दर रिलीफ, जहाँ पे कि एक जो रिलीफ है वो डिपेंड हो, एक रिलीफ के बाद हम अदर रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारा एक चीज़ डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद ही उस पर डिपेंड होगी अदर रिलीफ। अगर वो डिक्लेयर नहीं होगा तो अदर रिलीफ के लिए भी हम एंटाइटल नहीं होंगे, तो उसे बोलेंगे फर्दर रिलीफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लेंटिव जो है फर्दर रिलीफ के लिए एंटाइटल नहीं है। दूसरा होता है हमारा अल्टरनेटिव रिलीफ। अल्टरनेटिव रिलीफ क्या होता है कि एक ही सूट में हम और भी चीज़ें क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया, उसका डैमेज का भी फाइल कर दिया, तो ये हमारा अल्टरनेटिव रिलीफ होगा। अगर उस डैमेज को हम बाद में फाइल नहीं कर सकते, अगर हमने इस साथ में फाइल नहीं किया, तो ये जितने भी अल्टरनेटिव रिलीफ होते हैं हमें एक साथ ही मतलब एक साथ में ही ये प्लान एक साथ ही फाइल करने होते हैं, एक साथ ही मांग करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन सेक्शन है वो कह रहा है कि यहाँ पे प्लेंटिव जो है फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं करेगा, वो फर्दर रिलीफ के लिए एंटाइटल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझनी है कि यहाँ पे है एज टू एनी प्रॉपर्टी। जब एज टू एनी प्रॉपर्टी है ना, तो ये इसका मीनिंग मतलब प्रॉपर्टी का मीनिंग भी वॉइड हो गया, यानी कि किसी तरह की भी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। यहाँ पे एज टू एनी प्रॉपर्टी अगर लग गया तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की मीनिंग जो होगी वॉइड हो गई। ठीक, अब इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं। Provided that no court shall make any such declarations where the plaintiff being able to seek further relief, then a mere declaration of title omit to do so। अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ, कि वो फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता, नहीं, उसे ज़रूरत नहीं किसी फर्दर रिलीफ क्लेम करने की। लेकिन प्रोवाइजो कह रहा है कि कोर्ट नॉट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच कोर्ट डिक्लेरेशन नहीं करेगा वेयर द प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ ने बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ, अगर वो फर्दर रिलीफ के लिए एबल था और उसने वहाँ पे उसने नहीं किया, उसने ओमिट कर दिया उसे क्लेम करना, देन कोर्ट जो है उसका मतलब डिक्लेरेशन की डिग्री पास नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ मेरा डिक्लेरेशन की डिग्री कोर्ट पास नहीं करेगा। अगर वो फर्दर रिलीफ के लिए एंटाइटल था और उसने फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं किया, तो फिर कोर्ट उसके यहाँ पे कोर्ट जो है उसकी मतलब डिक्लेरेशन की डिग्री कोर्ट पास ही नहीं करेगा। तो ये कन्फ्लिक्ट दोनों में, प्रोवाइजो में और मेन सेक्शन में क्या कन्फ्लिक्ट है। अब देखो ये कन्फ्लिक्ट जैसे कि अब इस कन्फ्लिक्ट में क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर मेन सेक्शन कह रहा है कि आप जो है फर्दर रिलीफ के लिए आप फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। अब प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर आपने फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं किया तो कोर्ट जो है डिक्लेरेटेड डिग्री पास ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये प्रोवाइजो क्यों ऐड किया गया, इससे पहला कि प्रोवाइजो ऐड, अगर आप किसी फर्दर रिलीफ के लिए एंटाइटल हो, सपोज करो कि आप किसी फर्दर रिलीफ के लिए एंटाइटल हो और डिक्लेरेटेड डिग्री आने के बाद आप उस दोबारा सूट को फाइल करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं दूसरा सूट फाइल करोगे तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग बढ़ेगी। तो प्रोवाइजर जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए कि आप मतलब अगर आप किसी फर्दर लीव के लिए एंटाइटल हो, आप एबल हो, आपको मतलब उसमें आप फर्दर लीव आपको मिलना चाहिए, तो आपको क्या करना है, उस सूट में ही फर्दर लीव क्लेम करना है। और दूसरा है कि दूसरा पॉइंट इसका ये है कि सपोज करो कि आपने डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, ठीक है, डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर दिया और डिक्लेरेशन का सूट फाइल करने के बाद, ठीक है, डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर दिया और डिक्लेरेशन सूट फाइल करने के बाद अगर आपको लगता है कि सूट आपके फेवर में आ सकता है, ठीक है, मतलब एविडेंसेस जो है वो आपके फेवर में है, तो आप यहाँ पे कोर्ट में अमेंड की एप्लीकेशन लगा के कि आपको अपना प्लान अमेंड करना है, तब भी आप फर्दर रिलीफ क्लेम कर सकते हो। तो प्रोवाइजो यही है कि यहाँ पे जो मतलब प्रोवाइजो दिया गया है वो यहाँ पे इसलिए भी दिया गया है कि अगर पहले आपने सिर्फ डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया, आपको लगता है कि सारे एविडेंसेस जो है आपके फेवर में है, तो बाद में आप प्रोवाइजो का बेनिफिट लेके अपने सूट को अमेंड करके फर्दर रिलीफ क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोवाइजो, ये मतलब यहाँ पे ये इसलिए भी इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक केस आता है जो कहता है, यहाँ पे केस है बालकृष्ण अग्रवाल स्टेट ऑफ असम या 1994 का केस है। यहाँ पे इसमें कहा गया कि जो ऑब्जेक्ट है ना कि उस प्रोवाइजो का 34 इज प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी, अब ये जस्ट प्रिवेंट करेगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को, बाय द प्रिवेंटिंग अ पर्सन फॉर फ्रॉम गेटिंग अ मेयर डिक्लेरेशन, अगर वो सिर्फ डिक्लेरेशन ले रहा है और रिलीफ नहीं क्लेम कर रहा है ऑफ राइट इन वन सूट एंड देन सीकिंग इन अनदर सूट द रेमेडी, और दूसरा सूट में वो रेमेडी ले रहा है विदाउट विच द डिक्लेरेशन वुड बी यूजलेस, जिनके बिना कि उसका डिक्लेरेशन यूजलेस है, उसने डिक्लेरेशन ले लिया लेकिन डिक्लेरेशन यूजलेस है, अगर वो अदर रिलीफ क्लेम, उसमें फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं कर रहा, एंड सच कोर्ट एंड सच एंड विच
कुड हैव बीन ओमिटेड इन द फर्स्ट सूट इटसेल्फ, और जिसको कि मतलब वो ओमिट कर रहा है पहले सूट में, सॉरी ऑप्टेन कर सकता है, जिसको बीच कुड हैव बिन ऑप्टेन, इसको ऑप्टेन कर सकता था अपने फर्स्ट सूट पे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसे मतलब क्या करना है, उसको अपना पहले सूट में ही उसको अपना फर्दर रिलीफ क्लेम करना है। ठीक, अगर अगर वो उसके लिए एक्चुअल में एंटाइटल है अपने फर्दर रिलीफ क्लेम करने के लिए। तो अब एक केस और आता है, रुकमा भाई वर्सेस लाला लक्ष्मी नारायण, 1959 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या होता है कि देखो, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे प्लेंटिव ने सूट फाइल किया। ठीक, अब प्लेंटिव ने सूट फाइल किया, इसने सिर्फ डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया है। अब डिफेंडेंट को क्या, इसको डिफेंडेंट को क्या, अगर ये सिर्फ ये फर्दर रिलीफ के लिए नहीं कि प्लेंटिव जो है फर्दर रिलीफ के लिए भी एंटाइटल है, लेकिन प्लेंटिव ने सिर्फ एक ही सूट फाइल किया डिक्लेरेशन का, और कोई भी रिलीफ यहाँ पे क्लेम नहीं किया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे डिफेंडेंट ने ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया कि आप यहाँ पे जो प्लेंटिफ है ना वो फर्दर रिलीफ के लिए भी एंटाइटल है, उसे फर्दर रिलीफ भी मिलना चाहिए, अगर कब ये इसे रेज करेगा, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, डिफेंडेंट को जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे इसको कोर्ट में जो है मतलब ये कहना पड़ेगा कि ये फर्दर रिलीफ के लिए भी एंटाइटल है। सपोज करो कि प्लेंटिव जाता है कोर्ट में, सूट फाइल करता है सिर्फ डिक्लेरेशन का, कोई फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं करता, और डिफेंडेंट भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है। ठीक है, डिक्री पास हो जाती है। अब इस केस में यही कहा गया कि अगर ये सिचुएशन आती है, डिक्री पास हो गई और डिफेंडेंट ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया ट्रायल के टाइम पे, लेकिन अपील में जब जाता है तो अपील में फिर ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है डिफेंडेंट की, भाई ये तो जो डिक्री पास हुई इसके लिए एंटाइटल ही नहीं, क्योंकि इससे तो फर्दर रिलीफ भी इसमें क्लेम करना चाहिए था, इसने नहीं किया। तो यहाँ पे जो ये डिफेंडेंट है ये इस प्लेंटिव के अगेंस्ट ऑफ मतलब अपील में जाके ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता। ठीक है, और अब क्या है कि क्योंकि ऑब्जेक्शन रेज अब नहीं कर सकता, इसने पहले नहीं किया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन अब नहीं कर सकता, तो यहाँ पे प्लेंटिव जो दूसरा सूट फाइल कर सकता है कभी भी, मतलब एक बार डिक्री आने के बाद वो जो भी अदर डिक्री के लिए अनटाइटल है वो उसके लिए दूसरा सूट फाइल कर सकता है, और उस पर ऑर्डर टू रूल टू एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस केस में इतना ही कहा गया कि इसमें जो मतलब फर्दर रिलीफ अगर डिफेंडर ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया और बाद में ही ऑब्जेक्शन रेज करता है, और प्लेंटिफ ने सिर्फ डिक्लेरेशन सूट फाइल किया है, तो बाद में वो उसकी डिग्री आने के बाद भी अपना मतलब फर्दर रिलीफ के लिए सूट फाइल कर सकता है अगर डिफेंडर ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है ट्रायल के टाइम पे। तो इस केस में यही कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ trustee of a property is a person entrusted to deny a title adverse to the title of the someone who is not in existence and who if in existence he would be a trustee। अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट समझना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहाँ पे कहा गया कि अ ट्रस्टी ऑफ अ प्रॉपर्टी इज अ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई, एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्रिएट कर दे। सपोज करो कि ए ने क्या किया, ए ने प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दे दी बी को। ठीक है, सपोज बी इसका सन है, ठीक, बी को दे दी, और देखो पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई, यहाँ पे अ टाइटल एडवर्स टू दी टाइटल ऑफ अ समवन हु इज़ नॉट इन, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, यहाँ पे उस बंदे की बात हुई जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ट्रस्ट क्रिएट किया है, ओनर मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है बी को, लेकिन एक्चुअल में जो बेनिफिशियरी होगा इसका, जो बाद में इसका जो एक्चुअल में ट्रस्ट जाएगा वो सी को जाएगा, जो एक्चुअल ओनर होगा उसका वो सी होगा उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, सी कौन है, बी का बेटा है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे सी जो है अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन अगर ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है, जैसे सी मतलब सी नहीं था पहले, अगर सी अब सी मतलब सी हो जाता है, सी है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ये इंटरेस्टेड ये डिनाई कर रहा है, ठीक है, टाइटल एड ये क्या कर रहा है, ये पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई होगा, ये डिनाई करेगा कि ये बी को जो ये राइट मिला है, ये मतलब ये इसका मतलब बी जो है बी का राइट नहीं है, ये मतलब सी इसके लिए एंटाइटल है बी से ही। तो इस तरह से अगर कोई बी सी यहाँ पे कोई भी राइट क्लेम करता है जब तक कि बी जिंदा है, तो यहाँ पे ये इसके लिए अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे सी है ये पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई, ये है पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई। तो यहाँ पे जो मतलब जो डिक्लेरेशन का सूट ये फाइल कर रहा है, ये भी ऐसा सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसेंशियल्स देख लेते हैं इसके कि डिक्लेरेशन डिग्री के क्या एसेंशियल होने चाहिए।
प्लेंटिव एट द टाइम ऑफ अ सूट एंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर और एनी राइट टू एनी प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी लीगल कैरेक्टर के लिए, किसी भी राइट के लिए वो एंटाइटल होना चाहिए। जो एंटाइटलमेंट है वो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एंटाइटलमेंट होनी चाहिए, यानी कि जब उसने सूट फाइल किया था और जब तक डिग्री आई तब तक उस प्रॉपर्टी के लिए वो एंटाइटल होना चाहिए। ठीक, द डिफेंडेंट हैड डिनाई, और यहाँ पर डिफेंडेंट क्या है, डिनाई कर मतलब डिफेंडेंट डिनाई किया है, इंटरेस्टेड टू डिनाई है कैरेक्टर और राइट ऑफ द प्लेंटिव, प्लेंटिव के उस कैरेक्टर के लिए, उस राइट के लिए वो मतलब डिफेंडेंट डिनाई किया है, डिनाई कर सकता है, या एंटिसिपेशन होना चाहिए। द डिक्लेरेशन आस्क फॉर शुड बी द सेम एज द डिक्लेरेशन दैट द प्लेंटिव इज एंटाइटल्ड टू द लीगल कैरेक्टर और एनी राइट एज एनी प्रॉपर्टी। जो उसका एक्चुअल में कैरेक्टर है, जो एनी राइट है, उसी वही वो वहाँ पे आस्क कर रहा हो। डिक्लेरेशन आस्क्ड फॉर शुड बी द सेम, जो डिक्लेरेशन आस्क कर रहा है वही होना चाहिए जो कि उसका एक्चुअल कैरेक्टर है उसमें, जो उसका एक्चुअल राइट है उस प्रॉपर्टी में। देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि सब, जैसे कि कोई ये फाइल करे कि मेरा राइट है इस प्रॉपर्टी में, किसी प्रॉपर्टी में किसी का राइट है, तो एक्चुअल में उसका वो राइट होना, जो वो डिक्लेयर कर रहा है कि ये डिक्लेयर करो कि मेरा इस प्रॉपर्टी में इसका एक्चुअल में वो राइट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, द प्लेंटिव इज नॉट इन पोजिशन टू क्लेम फर्दर रिलीफ, क्लेम करने की पोजिशन में नहीं होना चाहिए। देन आर मेयर डिक्लेरेशन ऑफ हिज राइट विच हैव बीन डिनाई बाय द डिफेंड, जो कि डिफेंडेंट के द्वारा डिनाई किया जा रहा है। ठीक है, देखो, द प्लेंटिव इज नॉट इन पोजिशन टू क्लेम अ फर्दर रिलीफ, पोजिशन में नहीं है किसी फर्दर रिलीफ क्लेम करने का। देन आर मेयर डिक्लेरेशन, सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ द हिज राइट विच हैव बीन डिनाइड, जो डिनाई किया गया है डिफेंडेंट के द्वारा। ठीक, तो ये इसके एसेंशियल्स हैं कि ये पॉइंट होंगे तभी हम डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब कुछ ऐसे होते हैं कि व्हेन द डिक्लेरेशन इज नॉट मेंटेनेबल, कब हमारा डिक्लेरेशन का सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव डिक्लेरेशन विल नॉट बी अलाउ, नेगेटिव डिक्लेरेशन, जितनी भी हम नेगेटिव डिक्लेरेशन के कोर्ट में जाएंगे कोर्ट उनको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव डिक्लेरेशन का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है, जैसे कि एच जो है शादी करता है डब्ल्यू से, W1 से। ठीक है, अब W1 ऑलरेडी पहले से मैरिड है, W1 के पास एक सन भी है। ठीक है, WD मान लीजिए, WD। अब यहाँ पे W जो है कहीं भी जाती है तो वो ये कहती है कि WD जो है वो H का बेटा है। तो यहाँ पे H इस मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन सूट कर सकता है कि WD जो है इसका लीगली मतलब लीगली सन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भले ये डिक्लेरेशन क्या है नेगेटिव है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि एच ऐसा इसलिए भी कर सकता है कि कहीं इसको मेंटेनेंस देना पड़े WD को, तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन का सूट कर सकता है कि ये इसका मतलब लीगल मतलब सन नहीं है। ठीक, for a declaration that a disposition made by the father of the plaintiff in a will is invalid and that the property is ancestral and that the plaintiff is entitled to a share in it। देखो, कोई एक विल बनाई है फादर ने, ठीक है, फॉर डिक्लेरेशन दैट डिस्पोजिशन मेड बाय फादर ऑफ द प्लेंटिव इन अ विल इज अ इनवैलिड, कि जो भी डिस्पोजिशन किया है बिल में वो इनवैलिड है, ये डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दो कि इनवैलिड है, ऐसा भी वो बंदा एंटाइटल नहीं होगा। फॉर अ डिक्लेरेशन दैट द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द टेस्टेटर द विल इज इनवैलिड, लाइफ टाइम के जब लाइफ टाइम में टेस्टेटर का, तभी ये डिक्लेरेशन सूट फाइल कर दिया जाए कि डिक्लेयर कर दो कि जो विल है वो इनवैलिड विल है, ऐसा भी वो नहीं कर सकता। No one can ask for a declarations of the non-existing right of succession, कोई भी नॉन एग्जिस्टिंग राइट जिस पे हम अब एग्जिस्ट करते ही नहीं उस राइट के लिए आप कोर्ट चल जाओ और ये ले लो कि आप मतलब डिक्लेयर कर दो कि आपका ऐसा राइट है, जबकि राइट अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका एग्जांपल समझते हैं। एफ जो है एफ और डब्ल्यू, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब एफ के सपोज करो कि एफ का FS1 और FD FS और FD ये इसके बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी F जो है जिंदा है, यहाँ पे F जो है कोर्ट चला जाता है कि जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसमें मेरा मतलब 1/4 का राइट है, मेरा शेयर है इसमें। तो ये पहले अगर F जो है पहले ही जा रहा है या इसने कोई विल बना रखी है, एफ ने कोई बिल बना रखी है और ये कहता है कि पहले ही कोर्ट से जाएगा डिक्लेयर कर दो कि एफ के डेथ के बाद वैसे मेरा 1/4 शेयर होगा। तो ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता वो इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। ठीक,
A suit by a student against the university for a declaration that he has passed an examination. उसने एग्जामिनेशन पास किया था, ये डिक्लेयर कर दो, ऐसा भी कोई स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि जो है डिक्लेरेशन का सूट जो है मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसके इफेक्ट देते हैं कि डिक्लेरेशन की डिग्री पास हो गया, अब इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। सेक्शन 35 में हम पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स को। ठीक है, अ डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन दी पार्टी टू द सूट। इसका जो पहला इफेक्ट है वो है कि ये सिर्फ बाइंडिंग होगी सिर्फ पार्टीज टू दी सूट पे, यानी कि अगर ए और बी के बीच में सूट है तो ए बी पर ही बाइंडिंग होगी। अ पर्सन क्लेमिंग थ्रू दैम द रेस्पेक्टिवली एंड वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टी। अब जो इनके इनके थ्रू क्लेम कर रहे हैं उन पे, या फिर ट्रस्टी जो होंगे इनके, उन पे एप्लीकेबल होगा। ऑन द पर्सनस फॉर होम इफ इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द डिक्लेयर, अगर वो एग्जिस्ट करते होंगे डिक्लेरेशन के टाइम पे, एट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन सच पार्टीज वुड बी अ ट्रस्टी, कि वो ट्रस्टी है डिक्लेरेशन दिन, अगर वो करते हैं कि वो ट्रस्टी है तो उन पर बने। तो पार्टीज टू हो गई, इनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, या इनके जो इनके जो हुआ है क्या जो इनके थ्रू क्लेम कर रहे हैं, तो वो उन पर ही डिक्लेरेटिव डिग्री जो है वो उन पर ही इफेक्ट करेगी। ठीक, अब इससे कुछ अदर पॉइंट देख लेते हैं। अ डिक्लेरेटरी डिग्री इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट एंड अपॉन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज टू द सूट। अभी हमने पढ़ लिया कि सिर्फ बाइंडिंग होगी पार्टीज टू द सूट के उसके रिप्रेजेंटेटिव पे। सो डिक्लेरेटरी डिग्री इज इन पर्सनम होगी एंड नॉट इन रैम, यानी कि इन पर्सनम होगी, जो भी इसका इफेक्ट होगा, जो भी इसकी डिग्री आएगी वो सिर्फ दो व्यक्तियों पर ही एप्लीकेबल होगी, वो दो व्यक्ति ही उससे बाइंड होंगे। तो इन पर्सनम होगा, ये इन रैम नहीं होगा। ठीक, डिक्लेरेटिव डिग्री इज वन विच रिजॉल्व दी लीगल अनसर्टेनिटी। अगर किसी तरह की भी लीगल अनसर्टेनिटी किसको लेके, किसी राइट को लेके, राइट टू वोट है, या लेजिटिमेट पैटर्निटी का कोई छूट है, या फिर लीगल स्टेटस को डिक्लेयर करना है कि मेरा ही लीगल स्टेटस है, इस तरह कोई भी अगर अपना राइट हमें डिक्लेयर कराना है उस पर, या फिर स्टेटस ऑफ द पार्टीज, कोई भी स्टेटस ऑफ द पार्टीज है, कोई स्टेटस है, ठीक है तो कोई भी अगर अनसर्टेनिटी है वो, लेकिन अनसर्टेनिटी कैसे होनी चाहिए, वो लीगल अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। तो वहाँ पे कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि ये मेरा राइट है, ठीक है, अंदर दूसरे व्यक्ति इसको डिनाई कर रहा है। Passing of a declared decree is a matter of discretion of the court and it cannot in claim as a right। आप इसको as a right claim नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, कोर्ट डिक्लेरेड डिग्री पास करेगा या कोर्ट डिक्लेरेड डिग्री पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पूरा था एक डिक्लेरेशन के बारे में, डिक्लेरेड डिग्री